मेरे पास जो टॉपिक है, जिस अधिनियम को मैं लेकर आई हूँ, वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और इस अधिनियम से क्या फायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं एडवोकेट शाहीन। जन सूचना अधिनियम किसके लिए ज़रूरी है और किन सेक्शंस को पढ़ना चाहिए, उन सेक्शंस का क्या बेनिफिट है। वैसे तो हर अधिनियम में हर सेक्शन अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन वो चूंकि काम के अकॉर्डिंग उसका इम्पोर्टेंस होता है। यानी जैसे मान लीजिए कमिश्नर है, इस सूचना आयोग है, ये स्टेट सूचना आयोग है, या सेंट्रल सूचना आयोग है, तो उनको वो अब सेक्शंस पढ़ना है जो उनके पास मान लीजिए सेकेंड अपील है तो वो आती है, या फिर वो कितने दिन में आती है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कमिश्नर्स को कैसे निष्कासित किया जा सकता है। तो ये चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, खासकर वो जो सेकेंड अपील उनके पास आती है, वो सेक्शन, वो सब क्लॉज के लिए वो इम्पोर्टेंट है। वही अगर एडवोकेट हैं तो उनके लिए वो सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं जिन सेक्शन के तहत सूचना मांगी जाती है, और सूचना अगर नहीं मिलती है तो उनके क्या स्टेप बाय स्टेप अपील कितने दिन में होती है, फिर कहाँ होगी, वो ड्राफ्टिंग कैसे होगी, क्या फीस होगी, ये चीज जरूरी है। वहीं अगर स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे पीसीएस जे के हों और चाहे वो एचएस के हों, उन दोनों के लिए ही ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सेम सेक्शंस लगभग वही जो मैंने अभी एडवोकेट्स के लिए बताए हैं, क्योंकि अगर आप एज ए जज हियरिंग कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जज से वही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं जिनके तहत समाज के नागरिक अपनी सुविधा उनको मिल सकती है, सुविधा पा सकते हैं। तो वही सेक्शन के तहत एचएस एग्जाम्स में भी या पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। उन्हीं सेक्शंस के तहत जजमेंट भी दिए जाते हैं और उन्हीं सेक्शंस के तहत ड्राफ्टिंग भी होती है। यानी कि एडवोकेट और एचएस के जो भी कम्पिटिटर्स हैं, उन सभी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लगभग सेम सेक्शंस हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ना भी चाहिए उनको, बहुत उससे बेनिफिट मिलता है। तो खैर, अब मैं बहुत ज़्यादा बात ना कर मैं सिर्फ यही बात शुरू करती हूँ कि हमें इस अधिनियम में कौन कौन से सेक्शंस पढ़ना चाहिए फर्स्ट टाइम पर। तो वो आपको पहले ये देखना है कि अधिनियम लागू कब हुआ। ये इस पॉइंट से ना तो एडवोकेट को बहुत ज़रूरत होती, ना ही एचएस के स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती, लेकिन पीसीएस के बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। इन्फोर्समेंट डेट पीसीएस के बच्चों से पूछी जाती है, पीसीएस जे के बच्चों से पूछी जाती है। अब सवाल आता है कि इंफॉर्मेशन, जो कि डेफिनेशन क्लॉज के 2F में परिभाषित है, और इंफॉर्मेशन क्या है यानी सूचना क्या है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में 2J, इस क्लॉज में बताया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि इस क्लॉज में ये बताया गया है कि किन किन चीजों के बारे में हम सूचना पा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि किन किन टॉपिक्स पर हम सूचना पा सकते हैं, तो आप अगर एप्लीकेशन देंगे, वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 8 और 9 के तहत एक्सेप्शंस में आ जाएगा। तो आपको ये चीज पहले पता होना चाहिए कि इन टॉपिक पे हमें सूचना मिल सकती है। फिर आपको सूचना सेक्शन 3 है, जो कि सेक्शन 3 रीड विद सेक्शन सब क्लॉज 2J के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब क्लॉज J जो है, इसमें बताया गया क्या क्या चीजें होना चाहिए जिनके बारे में हम सूचना पा सकते हैं। और सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि राइट किसका है, यानी सभी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब सेक्शन आता है इम्पोर्टेंट, वो है सेक्शन 6, जिसमें ये कहा गया है कि ये प्रावधान है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो सूचना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, यानी सूचना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। और इस सेम सेक्शंस में बताया गया है कि सूचना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो रिलेवेंट फीस है वो आप देंगे। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देना है, और जिसका निस्तारण 5 दिन में मैक्सिमम टाइम में होना चाहिए। ये चीज इस अधिनियम में है, और सेम सेक्शन में कि मैक्सिमम टाइम जो है 30 दिन का होना चाहिए। अब अगर आपको 30 दिन में, सेक्शन 7 में है निपटारा, यानी कि आपको 6 पढ़ना है, 3 पढ़ आपने ठीक करना है। आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए सेक्शन 6 पढ़ना है, एंड सेक्शन 7 है, इसमें निपटारा है। निपटारा आपका 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आपका पहले बताया मैक्सिमम टाइम 5 दिन में होना चाहिए।
हर हालत में। लेकिन फिर भी आपको 30 दिन में ये एप्लीकेशन को निपटारा करना होगा। उसके बाद में अगर 30 दिन में एप्लीकेशन का निपटारा नहीं होता है, कुछ इसमें दशाएं बताई हैं सेक्शन 7 में कि उन दशाओं के बाद में जो सेक्शन 9 एंड 8 का हवाला दिया है, इनको छोड़कर अगर आपको निस्तारण 30 दिन में करना होगा एप्लीकेशन का। उसके बाद में सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 19 एक सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 19 सब क्लॉज 3। सेक्शन 19 एक में बताया गया है कि 1 अप्रैल अगर आपको अगर एप्लीकेशन आपका निस्तारित नहीं किया गया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तब आप 1 अप्रैल फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज। और उन 30 डेज में वो टाइम काउंट होगा जो 5 डेज का टाइम एप्लीकेशन का था, यानी कि एकदम से फ्रेश 30 डेज नहीं मिलेंगे। इसके बाद में आपको सेक्शन जो 19 है, 19 सब क्लॉज 3 भी पढ़ना, ये बहुत अपने आप इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपका 30 दिन में सूचना नहीं मिली, यानी आपने जिस दिन को एप्लीकेशन दिया है उस दिन से 30 दिन के बाद 30 दिन का गैप हो जाता है और उसके बाद सूचना नहीं मिली, तो आपको 30 दिन के भीतर लिमिटेशन पीरियड है वो 30 दिन का है, 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं, 1 अपील कर सकते हैं। वो किस सेम अथॉरिटी को होगी, अपीलेट अथॉरिटी होगी एंड सेम अपीलेट अथॉरिटी होगी। उसके बाद में आप जो है सेकेंड अपील को 19 डेज में फाइल कर सकते हैं। ये लिमिटेशन पीरियड का जो चीजें हैं, ये चीजें के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि उनको प्री एग्जाम्स में लिमिटेशन पीरियड ही पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी माइनर एक्ट हो। जो मैंने अभी तक पुराने माइनर एक्ट देखे हैं या लोकल एक्ट देखे हैं यूपी के, उनमें मैंने देखा है कि क्वेश्चंस लिमिटेशन पीरियड्स पे ज्यादा रहते हैं। उसका और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज का स्टूडेंट है और उनके सामने काम आता है तो उनको यही नहीं पता होगा कि ये हम इस अपील को एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या ये टाइम बार्ड है या नहीं है, या टाइम बार्ड है तो कंडोनेशन डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन लगने के बाद में ये हम एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या रीजनेबल रीजन इसमें बताए गए हैं। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए, इसलिए एचएसएस के स्टूडेंट से वो लिमिटेशन पीरियड पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको हर सेक्शन का लिमिटेशन पीरियड के बारे में 99% जानकारी होनी चाहिए, और ये चीज अधिवक्ताओं को पे भी लागू होती है कि उनको भी ये चीजें याद रखना चाहिए, तभी आप अपना काम को अच्छे से कर सकते हो, अपने क्लाइंट को जिता सकते हैं। अगर आपको चीजें याद नहीं होंगी, आप फिर गलत तरीके से कर देंगे, तो आपको आपके क्लाइंट को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। आपने अगर गलत दाखिल कर दिया, उन्होंने जो फीस दे दी है, आप उन्हें गलत किया, काम उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको जानकारी हुई, फिर आप दोबारा काम करेंगे, दोबारा करने के लिए पैसे मांगे, क्लाइंट वो पैसा नहीं देगा। तो इस तरह से लॉस किसका होगा, क्लाइंट को, आपके रेपुटेशन का लॉस होगा, यानी आपके पास फिर वो व्यक्ति काम दोबारा नहीं देगा। और या जिनके टच में जिनके माध्यम से कोई काम आया, फिर वो भी आपको कभी काम नहीं देंगे। तो इसलिए अधिवक्ताओं के लिए भी ये चीजें बहुत इंपोर्टेंस रखती हैं इस एक्ट की। उसके बाद में आता है सेक्शन जो, अच्छा अब ये एप्लीकेशन सेकेंड अपील जो कि कहाँ फाइल की जाएगी, ये भी बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए। मीन्स के लिए भी शायद इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं 2 नंबर के, बट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, जिसमें बताया गया है कि अगर आप सेकेंड अपील देंगे तो कहाँ सेकेंड अपील फाइल करेंगे। तो सेकेंड अपील फाइल करेंगे आप सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन में, और अगर राज्य के लेवल से आप बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में सेकेंड अपील फाइल करना पड़ेगी। और वहां से जब जवाब नहीं मिलेगा, आपको सबसे आपने डिजिबल पॉइंट पे क्वेश्चन किया है, वो आपका निस्तारण नहीं किया गया, आपने रिलेवेंट फीस भी पे की है और आंसर नहीं मिला है, तब आपको हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं। अब वो सवाल आता है जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन मुझे जो शुरू में बोल देना चाहिए था, वो कि अगर ये जन सूचना हम मांगेंगे तो किन माध्यम से मिल सकती है। बाई पोस्ट आप जो सूचना मांग सकते हैं, या फिर आप जो है वहां पर जाकर भी इंफॉर्मेशन ऑफिस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के समक्ष जाकर भी आप हिंदी या इंग्लिश में किसी भी माध्यम से, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस तरह से आपको ये इतना एक्ट अगर आपने पढ़ लिया इस अधिनियम का, तो इस अधिनियम का अगर इतना सेक्शंस आपने अच्छे से लर्न कर लिए, इतने चीजें जो मैंने बताई हैं वो अच्छे से लर्न कर ली हैं, तो न तो अधिवक्ता को ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम कोई होगी, ना ही कोई क्लाइंट है उनको कोई चीज के लिए प्रॉब्लम होगी कि मुझे कितना टाइम में क्या करना है, या कोई सही अधिवक्ता से मिले हैं या नहीं, क्या जो मेरे अधिवक्ता हैं वो क्या कैसे इस काम कर रहे हैं या नहीं, ये चीजें उनको भी नॉलेज में रहेंगी।
तो वो मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीसीएसजे के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एचएस एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को भी अगर ये चीजें उन्होंने याद की हैं तो प्री 100% इन सेक्शन से लर्न करने से हो जाएगा। और इस अधिनियम लगभग उनका 90% से ये जो एक्ट है ये कवर हो जाएगा अगर वो इतना पढ़ लेते हैं। यानी कि अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और वो इतना पढ़ लेते हैं तो ये उनको, मुझे नहीं लगता है कि ये सूचना अधिकार अधिनियम को और डीपली पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिस एग्जाम क्योंकि अभी होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं इस टाइम में लगभग थोड़ा टाइम निकाल कर एक एक एक्ट को मैं कोशिश करूं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं तो कम से कम इतना ही बता दूं कि कौन कौन से सेक्शन इम्पोर्टेंट है और उन सेक्शन पे मोटा मोटा लगभग क्या है, ताकि अधिवक्ता भी जो भाई हैं, फ्रेशर जो भी अधिवक्ता भाई उनको इसका फायदा मिल सके, और प्लस एचजस के स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा मिल सके, या जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा मिल सके, ये मोटे मोटे लगभग सेक्शंस को याद करके। और बाकी नागरिक तो हमारे देश के सभी अब बहुत जागरूक हो गए, उनको भी इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा। तो वीडियो को फिर से मैं कहूंगी, अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस अधिनियम से रिलेटेड तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको और अधिनियम ये एक्ट समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अदर एक्ट को पढ़ाने की कोशिश करूं या बताने की कोशिश करूं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई, या तो फिर मैंने सही से समझा नहीं पाया है। तो इसे आप कमेंट जरूर करें, और कि आपको क्या और कुछ जानकारी चाहिए इस अधिनियम से रिलेटेड, या फिर सबसे पहले कौन सा एक्ट समझना है, कौन से एक्ट की इंपोर्टेंट सेक्शंस आप जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में भी कमेंट कीजिएगा। मैं पहले वही एक्ट को पढ़ाने की कोशिश करूंगी, बताने की कोशिश करूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हाई कोर्ट में आपको क्या दाखिल करना होगा, हाई कोर्ट में जो चीज आप दाखिल करेंगे इस 2 अप्रैल को निस्तारित कराने के लिए, तो वो वहां पर क्या चीज फाइल होगी, कितने दिन में फाइल होगी, इस सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगी, अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।